नमस्कार मित्रों, प्यारे साथियों, अभिवादन स्वीकार करिएगा राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। मैं हाड़ा को कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो लेकर आए हैं वो महत्वपूर्ण विषय सामान्य हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है, जो हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो परीक्षाएं चाहे आरएस एग्जाम से संबंधित हो, व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, कोर्ट में एलडीसी एग्जाम हो, पटवार भर्ती परीक्षा हो या एसआई की भर्ती परीक्षा हो, इन सभी भर्ती परीक्षाओं में आज के विषय से सामान्य हिंदी व्याकरण से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मित्रों, आज के विषय का जो नाम है मित्रों, वह है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह अलग अलग पाठ्यक्रम में कुछ इस अलग तरीके से भी दिया हुआ है। कहीं पर इस टॉपिक को कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, बात एक ही है। तो आइएगा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, उपयुक्त शब्द का आज हम अध्ययन करते हैं। बिना देर करते हुए, बिना भूमिका के विषय की शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा मित्रों, विषय की शुरुआत करें। किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम वार्तालाप करेंगे। तरीका वही रहेगा। पहले मैं विषय का अध्ययन आपके लिए जो प्रसिद्ध या प्रमुख वाक्यांश के लिए शब्द हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग जगह, वो चाहे राजस्थान के एग्जाम हो, वो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के हो, इसी तरह से वो चाहे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के एग्जाम हो, यूपी गवर्नमेंट से पूछे गए एलनगंज इलाहाबाद से या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, बिहार बीपीसीएस का एग्जाम हो या संघ लोक सेवा के एग्जाम हो, उन सभी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उक्त टॉपिक से, यानी वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द से, उन सब को यहां हमने मिला दिया है, आपके लिए एकत्र कर दिया है। और जो पूछे जाने चाहिए उनको भी टॉपिक वाइज यानी वर्ण के अकॉर्डिंग आपके लिए असेंबल किए हुए हैं। पहले अवर्ण से जो शुरुआत जिनकी संभावना बनती है उनको, फिर आ, फिर ई, इस तरह से, ताकि पाठक वर्ग को पढ़ने में आसानी हो। तो आइएगा देखते हैं। कुछ तथ्य मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, उसके बाद फिर टॉपिक को उसी फॉर्मेट में चालू करेंगे जिस तरीके से वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, कुछ तथ्य है। आज के समय में संक्षिप्त और सारगर्भित वार्ता, ये बहुत जरूरी है, को प्रासंगिक माना जाता है। यानी कि हम ऐसा कहना और ऐसा बोलना और ऐसा सुनना चाहते हैं जो कम समय में अधिक भावों को लिए हुए हो, जिसमें अधिक से अधिक अर्थ कम से कम शब्दों में छिपे हुए हों। इसके लिए चाहिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। भाषा अपनी विकास यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर उन्मुख होती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा अर्थ के दबाव को अधिक से अधिक वहन करने की योग्यता रखते हैं। विश्व की समृद्ध भाषाओं की यही प्रवृत्ति रही है। भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक भी है कि उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ अपने में समाहित करने की योग्यता रखते हो। ऐसा करके प्रयोक्ता विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सकता है, जिसे हम गागर में सागर भरना भी कहते हैं। यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द या पद का निर्माण हो। कुछ तथ्य हैं मित्रों। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश को संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। यहां हम वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के रूप में अपनी अध्ययन सामग्री विशिष्ट इसलिए कहा कि पूरा ध्यान रखा गया है, पूरी कोशिश की गई है
और आप खुद भी देखेंगे मेहनत कि आपके लिए हर तरह की जो हर्डल्स है उनको दूर करने का प्रयास इस विशेष सामग्री में किया गया है। तो आइएगा देखते हैं, और अधिक से अधिक समाहित की गई है जो कि मैं कम से कम समय में आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप कम समय में अधिक मैटर चाहते हैं मित्रों, तो आइएगा, मुझे पूरा ध्यान है। तो देखें, शुरुआत करते हैं अब हमारे इन विस्तृत जानकारियों से। तो देखिएगा प्रश्न इस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं। इससे दो तीन तरीके से फॉर्मेट होकर क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपके लिए जो वन वर्ड है जिसे आप वाक्यांश के लिए एक सार्थक उपयुक्त या एक शब्द कहते हैं वो दिया हुआ होगा, जैसे दे दिया जाए अतिथि, और उसकी व्याख्या आपसे पूछेगा कि इसके लिए सटीक शब्द समूह या जो पद समूह है वो कौन सा है। तो आपको चयन करना है पद समूह का जिसमें ये लिखा हो जिसके आने की तिथि का पता न हो। जो राइट चयन होगा उसका आपको करना है। या वो आपके लिए पद समूह दे सकता है जिसके समान दूसरा न हो, और फिर 4 जो ऑप्शन दिए हुए हों अ ब स द, उनमें से आपको किसी एक को जो उपयुक्त है उसके लिए उसका चयन करना है, और वो उपयुक्त क्या होगा? अद्वितीय। या प्रश्न दे दिया जाए उसमें रेखांकित समूह के लिए सार्थक शब्द चयन करवाया जाए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे होंगे, विगत परीक्षाओं में प्रश्न क्या है, उन प्रश्नों की एक्सरसाइज भी मैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जरूर कराता हूं। ये आप देखते आए हैं, इसमें भी करवाऊंगा मित्रों, पर पहले आप टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लें। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो इनके बीच में है वो पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ये महत्वपूर्ण विषयों के साथ चलिए दो दो हाथ करते हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। अतिथि शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी देख सकते हैं, तिथि में दोनों ही क्या होंगे, दोनों मात्राएं छोटी की होंगी। नए तत्पुरुष समास जिसके आने की तिथि का पता न हो वो अतिथि होगा। अनिवार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आ जाता है मित्रों, जिसका निवारण न किया जा सके उसे हम कहेंगे अनिवार्य। इसी तरह से अल्पज्ञ, अल्प है ज्ञ यानी ज्ञान जिसमें, जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है। असूर्य पश्या यानी कि वह ऐसी स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसे कहेंगे हम असूर्य पश्या। अत्युक्ति, किसी बात को अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, अति धन उक्ति। कौन सी, अगर संधि में आ जाए तो ई के स्थान पर यह हो रहा है, इक के स्थान पर यण प्रत्याहार, वो कौन सा होगा? यण संधि। और यण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। आगे देखिए, अल्पभाषी बहुत अधिक आता है, जो कम, अल्प यानी कम, भाषी यानी बोलने वाला, जो कम बोलने वाला हो वो कहलाएगा मित्रों अल्पभाषी। अश्वारोही, आप अवैधानिक, अवैधानिक जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, यहां पर भी नकारात्मक भाव इस अ से लिया जाएगा। आगे देखिएगा, आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाया जाना। अनआहूत, अनआहूत, न हलंत, तो क्या बनेगा? जिसे बुलाया न गया हो। आद्योपांत, आदि से अंत तक, ये आप देखेगा ये तीनों में युग्म रूप में एक साथ दे रहा हूं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। भूतपूर्व, भूत यानी होना, पूर्व यानी पहले, अ यानी नहीं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो होगा अभूतपूर्व। और 16 अश्रुत पूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया। श्रुत, अग्रज, जिसका जन्म अग्र यानी पहले हो, और अगर विलोम में आए तो हम लिखेंगे अनुज। आगे देखिए, अंत्यज, ये देखिएगा अंत्यज, इसको कहेंगे जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो। अजात शत्रु, बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आता है मित्रों, इंपॉर्टेंट है। वह जिसका शत्रु ही जात यानी न जन्मा हो, जिसका शत्रु जन्मा तक न हो।
अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये युग्म रूप में भी पूछे जाते हैं। अतिवृष्टि यानी वर्षा, अत्यधिक अनावृष्टि, तो इसका क्या होगा, वर्षा का न होना, और वर्षा का कम होना अल्प वृष्टि। इसी तरह से अंतेवासी, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंत्य यानी समीप में, वास यानी निवास करके अध्ययन करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे ऐसा, यानी विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, उसे कहते हैं अंतेवासी। आप याद रखिएगा। अगोचर, अ यानी नहीं, गो यानी चर, गो यानी इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाए गोचर, और निषेध अर्थ में अ यानी जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके ऐसा। अपव्यय, अप करे व्यय को, यानी जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्यय। और विलोम में क्या हो जाएगा, मितव्यय, कम खर्च करने। अंकस्त, अंक में स्थान पाया हुआ, इस तरह से ये चर्चित है। फिर आगे बढ़िएगा, इस क्रम को जारी रखते हैं। अंतरिक्ष, ये जरूर पूछा जाता है, कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है मित्रों। अंतरिक्ष, इसके लिए अलग अलग टर्म्स को हम देख सकते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, इस तरह से भी ये जाना जाता है। या पृथ्वी, तारों, ग्रहों आदि का स्थान, उसे कहेंगे अंतरिक्ष। अंतर्ज्ञान, ये आप याद रखिएगा, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। इसी तरह से अकिंचन, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन। यहां देखिएगा आदित्य का, ये जरूर आता है। अब ये जरूरी नहीं वन वर्ड में आए, ये कभी कभी विलोम में भी पूछ लिया जाता है। जब विलोम पढ़ाऊंगा वहां भी आपको बताऊंगा, पर अभी प्रसंग के हिसाब से देख लिया। आदित्य का पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो इसका विलोम क्या होगा, पर्वत के नीचे की समतल भूमि, वो कहलाएगी उपत्यका। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। अनामिका, अनामिका क्या कहेंगे, कनिष्ठिका, छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, यह कहलाएगी अनामिका। अन्य मनस्क, ये भी आ जाता है, आप याद रखिएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ हो या किसी अन्य काम में लगा हुआ हो, अन्य मनस्क, ये भी चर्चित है। अक्सर आ जाता है। आसन्न मृत्यु, जो मृत्यु के आसन्न यानी समीप हो, वो कहलाएगा आसन्न मृत्यु। ये देखिए अध्युड़ा, अध्युड़ा। अब यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वो कहलाएगा, वह कहलाएगी स्त्री अध्युड़ा। वह जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नी, बहुत सारे क्रम से आएंगे, मैं बताते चलूंगा। असहिष्णु, जो सहिष्णु न हो, जो सहनशील न हो। अच्युत, ये देखिए ईश्वर का पर्यायवाची है। अच्युत किसे कहते हैं, जिसे अपने स्थान से अलग न किया जा सके, या जिसे हटाया, मतलब एक तरीके से अलग न किया जा सके, उसे कहेंगे जिसे च्युत न किया जा सके, अच्युत। आगे देखिएगा अनुगामी, अनुगामी के लिए क्या होगा, अनु यानी पीछे, गामी यानी चलने वाला, जो पीछे पीछे चलने वाला हो वो अनुगामी। अवश्यंभावी, अर्थ क्या होगा, जो कार्य अवश्य संभावी होने वाला हो। अशोक्य, जो शोक करने वाला न हो, या जो शोक करने योग्य न हो। अहमन्यता, बहुत खूबसूरत वर्ड है, अक्सर आता है मित्रों। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, यह कहलाएगा अहमन्यता। आगे देखिएगा अंतर्यामी, यह शुद्ध अशुद्ध में भी आप याद रखेंगे, और वन वर्ड में तो है ही, जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी कहलाता है मित्रों। अनिकेत, आप याद रखिएगा, जिसका कोई निकेत यानी घर न हो, अनिकेत। अवीरा, ये बहुत ही चर्चित है, पूछा भी गया है, अभी अक्सर आ जाता है मित्रों। अवीरा कौन सी स्त्री है,
जिसे हम अवीरा कहेंगे। और ये अवीरा इस तरह से नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा, ये देगा वाक्य के पद और उसके लिए सटीक शब्द चयन करवाएगा। जिस स्त्री के न पुत्र हो न पति हो, यानी कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वो क्या कहलाएगी। अब जिसके पुत्र न हो वो क्या कहलाएगी, वंध्या। जिसके पति न हो वो क्या कहलाएगी, विधवा। जिसके पति हो ऐसी नारी सधवा। जो पति के साथ हो सपत्नीक। जो पत्नी के बिना हो ऐसा पति विपत्नीक। जिसके पत्नी न हो ऐसा पति विदुर। अब उसने ये पूछा है ऐसी स्त्री जिसके न पुत्र हो और न पति हो, उससे हम क्या कहेंगे। उसके लिए सटीक शब्द अक्सर आता है मित्रों अवीरा। जिसके एकमात्र संतान हो ऐसी स्त्री काकवंध्या। एक बहुत ही चर्चित शब्द है मित्रों, आप याद रखिएगा। अनियमित, जो नियम के अनुकूल न हो। अथवा ये भी आप याद रखिएगा, जिनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन। अथ मना ये चर्चित है, देश शब्द है एक तरीके से, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है। अणुवीक्षण ये चर्चित है, याद रखिएगा, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है। अंतरीप पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो, अंतरीप कहलाता है। इसी क्रम को जारी रखते हैं, आगे देखिएगा। यहां अनुमोदन क्या होगा, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। अन्व्यागत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ये कहलाएगा अन्व्यागत। अद्यतन जो आज तक से संबद्ध रखता है, अभी तक से जो संबंधित हो। अधिकृत जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। अधिसूचना इसके लिए सटीक पद होंगे, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई हो। आवरण से किस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के वाक्यांश के लिए सार्थक या एक शब्द जो आवरण में दिए हुए हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, उन्हें देखते हैं। जैसे आपाद मस्तक, आ उपसर्ग पाद और मस्तक, ये शब्द यानी पाद यानी पैर से, मस्तक यानी सिर, आ यानी तक, यानी पैर से लेकर सिर तक। जब हमें किसी बात का वर्णन करना हो तो हम इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे और वो शब्द होगा मित्रों आपाद मस्तक। इसी तरह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई हो उसको कहेंगे आप्त काम। आप्त काम बहुत ज्यादा चर्चित है। जो कार्य आशा से बढ़कर हो उसके लिए कहेंगे आशातीत। ऐसा कार्य जो आशा से बढ़कर हो उसे कहा जाता है आशातीत। ऐसा क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो या बहुत तेजी से लिखता हो वो कहलाएगा आशुलिपिक। उसी तरह से आदि भौतिक जीवों द्वारा होने वाला दुख, ये कहलाता है आदि भौतिक। इसी तरह का एक शब्द है आदि दैविक। ये दुख होगा जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होगा, यानी प्रकृति के द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक। इसी तरह से आदि से लेकर अंत तक, इसके लिए कहा जाता है आद्योपांत। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है आदि प्रवर्तक। जो किसी मत का प्रारंभिक प्रवर्तक हो वो कहलाएगा आदि प्रवर्तक। इसी तरह से अतिथि की सेवा करने वाला व्यक्ति वो कहलाएगा आतिथेय। अग्नि से संबंधित क्या कहलाएगा, आग्नेय, यानी दक्षिण व पूर्व की बीच की दिशा आग्नेय दिशा कहलाती है। उसी तरह से अगर नायिकाओं के भेद की बात की जाए
तो रीतिकाल में इनके बहुत अधिक भेद किए गए हिंदी साहित्य के इतिहास में। और वहां पर ऐसी नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो वो कहलाएगी आगत पतिका। आगे देखिएगा, इसी क्रम को जारी रखते हैं मित्रों, क्योंकि आप इन शब्दों को अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ये याद हो। आगे देखते हैं, ये देखिएगा आचार पूत। आचार पूत का मतलब होता है पवित्र आचरण वाला व्यक्ति। उसी तरह से वह जो किसी के बंधन का कारण हो, किसी के बंधन का कारण वो कहलाएगा आश्रव। बहुत ही ज्यादा चर्चित है, अक्सर आ जाता है, पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको दिया है। ऋषि का कहा हुआ वचन वो कहलाएगा आर्ष वचन। आत्मघाती, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला व्यक्ति वो कहलाएगा आत्मघाती। आशु कवि, वह कवि जो तत्काल या जो तत्काल दिया हुआ विषय हो उस पर कविता करने में कुशल हो, ऐसा जो होगा वो कहलाएगा आशु कवि। तो इस तरह से ये आ वर्ण पर जो चर्चित थे वो देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं ई वर्ण पर। ई वर्ण से संबंधित जो कुछ चर्चित हो सकते हैं उन्हें आपके बीच दिया हुआ है, देखिएगा। जो इंद्रियों से परे हो वो कहलाएगा इंद्रियातीत। इंद्रियों से परे ऐसा जो विषय, ऐसा जो व्यक्ति, ऐसी जो संकल्पना हो वह कहलाएगी इंद्रियातीत। इसी तरह से जिसकी इच्छा की गई हो वो कहलाएगा इप्सित। इप्सित में आप देखिएगा बड़ी ई है ये, इप्सित। उसी तरह से आप देखिएगा किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन, घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन वो होगा इतिवृत्त। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह। इसी तरह से इह लौकिक का मतलब होगा इस लोक से संबंधित, इस भौतिक जीवन से संबंधित जो कोई भी विषय हो वह इह लौकिक होगा। ईशान, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा वो कहलाएगा ईशान कोण। आगे बढ़ते हैं, ऊ वर्ण से जो चर्चित है उनको भी देखते हैं। बहुत चर्चित वर्ड है जिसके लिए कहा जाता है कि विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले। हम सोचते रहे पर किसी एक निश्चय पर हम न पहुंच पाए, ऐसी मन स्थिति जो होगी वह कहलाएगी ऊहापोह। ऊहापोह। उसी तरह से जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो, एक तरीके से उसे क्या कहेंगे, ऊसर। ऊपर की ओर आने वाला वो कहलाएगा ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब है ऊपर की ओर आने वाला। ये देखिएगा उभयनिष्ठ। उभय यानी दोनों में, निष्ठ यानी निष्ठा। जिसकी दोनों में निष्ठा हो वह कहलाएगा उभयनिष्ठ। यह उच्छिष्ट शब्द जो है यह शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। आप याद रखें कि किस तरह से यह लिखा जाता है। यह उच्छिष्ट, आदर्श उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब होगा झूठन। और बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसका प्रयोग दिनकर ने अपनी कविता में बखूबी किया है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं बता सकता हूं आपको, देखिएगा, सुनिएगा। खुद पंक्तियां बोलेगी कि भाव यह इस तरह की शब्दों का प्रवाह किस कवि का है कि बड़वा नल यम या काल पवन करते जब कोप कभी भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता है। ये महामत मानव कुंजर, देखो कैसे हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ स्वयं उधर बन जाता है। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा भाव है दिनकर के। तो आगे देखिएगा, उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब है जिसका ऊपर कथन किया गया हो,
ऊपरी धन उक्त यण संधि जिसका ऊपर कथन किया गया हो, इसके स्थान पर यह हो जाएगा और बनेगा उपर्युक्त। जो आधा रहेगा वो उरण पर यानी कि शिरोरेखा के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से उऋण, उऋण में देखिएगा आप, जिसने अपना पूरा ऋण चुका दिया हो वह कहलाएगा उऋण। ये देखिएगा उरग, ग पद है ये, और उर यानी छाती से गमन करने वाला, वह जो छाती के बल चलता हो, उरग। इसी तरह से सांप को भी कहते हैं, सांप का पर्यायवाची है उर्वरा, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो। उपकृत, उपकृत का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर किसी का उपकार किया गया हो वह कहलाएगा उपकृत। उपत्यका, ये हमने इसके पहले वाला वर्ड जो युग्म रूप में पढ़ा उसका अर्थ था आदित्य का, पर्वत के ऊपर की समतल जमीन वह कहलाएगी आदित्य का, और उसका विपरीत विलोम होगा उपत्यका। उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के नीचे की तलहटी या जमीन। उच्छ्वास, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। इसी तरह से ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे कहेंगे उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पढ़े हैं वर्णमाला में, ड और ड, ड ड, इन्हें कहेंगे हम उत्क्षिप्त। उसी तरह से आप देखिएगा उषा काल, उषा काल का मतलब होता है सूर्योदय से पहले का समय, उषा काल। उद्भिज, इसमें इसको अर्थ होगा जो धरती को फोड़कर जन्म लेता हो वह कहलाएगा उद्भिज। आगे बढ़ते ए वर्ण से देखते हैं कुछ चर्चित वर्ण। ऐसे एकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सटीक सार्थक शब्द ए वर्ण से कौन कौन से बनेंगे, जिसका संबंध किसी एक देश से हो वो कहलाएगा एक देशीय। एकाग्र चित्त का मतलब होगा जिसका चित्त एकाग्र हो। एकाक्ष अर्थ होगा जो केवल एक आंख वाला हो, एक आंख वाला, एकाक्ष। ऐष्णा बहुत चर्चित शब्द है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐष्णा। इसी तरह से एकांतिक, एकांतिक का मतलब होगा वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक। अगला शब्द है एकाहारी। एकाहारी का मतलब होगा जो दिन में केवल एक बार ही आहार यानी भोजन करता हो वह कहलाता है एकाहारी। इसी क्रम को जारी रखते हैं, ये देखिएगा एकीकृत, अनेकों को एक में किया हुआ, इसे कहेंगे एकीकृत। ऐहिक, ऐहिक का मतलब होगा मित्रों जो इस लोक से संबंधित हो, ऐहिक। इंद्रजालिक, इंद्रजाल प्लस इक प्रत्यय, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक। इंद्रिय जो इंद्रियों से संबंधित हो। ओ वर्ण से देखिएगा, अब ये बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आता है, आप इस वर्ड पर ध्यान देंगे, हर तरह के एग्जाम में ये पूछा गया है। ओरस, ओरस का मतलब होता है वेद पुत्र। वेद का मतलब है पति पत्नी की संतान। इसी तरह से अवेद पुत्र, जिसे सामाजिक मान मर्यादाएं स्वीकार न करे वह कहलाएगा जारद, यानी ओरस का विपरीत विलोम होगा जारद। इसी तरह से जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। जिसका संबंध उपनिवेश से हो, औपनिवेशिक। और जिसका संबंध उपनिषदों से हो वह कहलाएगा औपनिषदिक। इसी तरह से औपचारिक, औपचारिक का मतलब होगा ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। क वर्ण से देखिएगा कृतार्थ, कृतार्थ का मतलब होगा
जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो कहलाएगा कृतार्थ, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुके। इसी तरह से कथित, कथित का मतलब होगा जो कहा गया हो। ये पुनः नायिकाओं के भेद की बात है। केशिनी, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, वो कहलाती है केशिनी। केंद्र अभिसारी, केंद्र अभिसारी का मतलब होता है केंद्र की ओर जो उन्मुख हो, जो इसकी ओर आ रहा हो, यह कहलाएगा केंद्र अभिसारी। और जो केंद्र से बाहर की ओर जा रहा हो वो कहलाएगा केंद्र अपसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जा रहा हो। इसी तरह से कापालिक, ये देखिएगा आप, तांत्रिक ऐसा जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहता हो वह कहलाएगा कापालिक। आगे देखिए, क्रीत, क्रीत का मतलब होगा जो मोल लिया गया हो। कुलीन, कुलीन का मतलब होगा जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उच्च कुल में। इसी तरह से देखिएगा किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसे यह जानना पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, इसका मतलब होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। किंवदंती, किंवदंती का मतलब वह बात जो जन साधारण में प्रचलित हो या चली आ रही हो, किंवदंती। कीर्ति शेष, जिसकी कीर्ति शेष रह गई हो वह कहलाएगा कीर्ति शेष। इसी तरह से अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति वह कहलाएगा कुलबोर। नाश, ये नाश लिखा जाएगा ऐसे, नाश, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए, कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला वो होगा कृतज्ञ। इसी तरह से कृतघ्न, ये युग्म रूप में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मित्रों। कृतघ्न का मतलब होगा उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। कूपमंडू, सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति, इसको कहेंगे वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। कुश की नोक के समान, जिसकी बुद्धि तीखी हो, पतली हो, जिसकी बुद्धि कुश के समान तीखी हो, तेज बुद्धि व्यक्ति को हम कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। कर्मठ, बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ। कर्णपाली, कर्णपाली का मतलब होता है कान के नीचे लटकता कोमल भाग, उसको कहेंगे कर्णपाली। कातर, कातर का मतलब होगा जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर। कृत संकल्प, कृत संकल्प, जिसने संकल्प कर रखा हो वह कहलाएगा कृत संकल्प। कृतव्यच्युत, जो कर्तव्य से हट गया हो, अपने निर्धारित किए जाने वाले कार्यों से जो दूर हो गया हो। करभोरू, हाथी की सूंड के समान जांग वाली नायिका या सुंदर जांगों वाली जो नायिका होगी वो कहलाएगी करभोरू। कर्म विपाक, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल वो कहलाता है कर्म विपाक। केवल पेट भरने वाला कहलाएगा कुक्षी भर। कुलांगार, कुलांगार का मतलब है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। और कृपण, कृपण का मतलब है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, यह कहलाएगा कृपण। तो देखिएगा ये आज हमने वाक्यांश के लिए जो एक शब्द थे, सार्थक शब्द थे, सटीक शब्द थे, उनका एक पार्ट आपके लिए रखा, क्योंकि समय की अधिकता को ध्यान में रखते हुए इस विषय को, टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, इसको भी यही विराम देना पड़ेगा। इसके बाद के जो वर्ड है वो अगले पार्ट में आपके लिए मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यदि लग रहा है कि जानकारियां आपके लिए उपयोगी हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें,
अधिक से अधिक इसे व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।